यफ्काहू कौली। अच्छा जी, कल कुछ न्यू कमर्स थे बेटा जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का तरीका क्या होता है। बार बार स्टूडेंट्स के रात को मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती क्या है। बेटा सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम की समरी नहीं होती। ठीक है, वो जो बीए लेवल पे आप लोगों ने कभी समरी लिखी होगी अपनी पोएम्स की, उसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। अब ये जो न्यू कमर्स हैं बेटा, आप लोग इस वक्त जिस सब्जेक्ट को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक क्रिटिकल चीज़ है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। और नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता होता कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी कैसे है। अब ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप देखें कल इन्होंने फटाफट असाइनमेंट्स भी किए हैं और असाइनमेंट्स करके वो फारिग हो गए, उन्होंने मुझे सबमिट भी करा दिए हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अभी उनको ये नहीं पता चल रहा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते कैसे हैं। एक्चुअली बेटा मसला हमारा सारा ये है कि जब मेरे पास एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो एक तो वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको ये लगता है क्योंकि वो इंग्लिश लिख सकते हैं तो शायद वो इंग्लिश लिटरेचर भी लिख सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स, ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी होती। कम से कम साइंस स्टूडेंट ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, ना ही मैथ स्टूडेंट ने पढ़ी होती, क्योंकि मैं मैथ जनरल साइंस स्टूडेंट दोनों ही रह चुकी हूँ। तो जो चीज़ें मैंने इंग्लिश लिटरेचर में आके पढ़ी वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। इसलिए बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। अगर तो आपके बीए में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं तो आप ये ना सोचिएगा कि आपके एमए इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। बीए इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। और एमए इंग्लिश लिटरेचर जो है, अगर हम सारे सब्जेक्ट्स एमए मास्टर्स के उठा के देख लें, उसमें साइंस सब्जेक्ट्स भी देखें, उसमें मैथ्स भी देख लें, कुछ भी देखें, उसमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है ना वो एक इंग्लिश लिटरेचर का और एक उर्दू लिटरेचर का है। स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं हमने अब एडमिशन भेज दिया, आखिरी 3 महीने में हम एमए इंग्लिश की भी तैयारी कर लेंगे। बेटा ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये 3 महीने की कहानी है ही नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अब अगर अब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि जी अब हमने हर हाल में एमए इंग्लिश लिटरेचर करना है, और हम लेट भी हो गए, आपको पता भी चल गया है कि अब हम लेट हो गए हैं, और अब आप अचानक से आपको मैम जो है वो एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन दे देती हैं, और आपने किताबें भी नहीं खरीदी हुई और कुछ भी नहीं किया हुआ और टाइम भी थोड़ा रह गया, तो बेटा जब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, ऐसी ऐसी स्टूडेंट्स आई हैं जिन्होंने एंड पे जाके भी बहुत अच्छी तैयारी की है और मुझे करके दिखाया उन्होंने। लेकिन जहाँ पे हम एकदम से घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वहां पे फिर जो है ना नुकसान होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज बेटा, एक चीज याद रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लास भरता है ना बेटा, वो तो ऊपर तक भरता है, लेकिन अचानक से कोई भी चीज नहीं भरती होती। हमेशा टैप है ना, उसके नीचे अगर आप ग्लास रख दें और टैप आप तेज खोल दें, टूटी थोड़ी तेज खोल दें, तो हमेशा ग्लास जो है, जब आप टूटी बंद करिएगा देखिएगा ग्लास जो आधे से ज्यादा खाली होगा, बीच में कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर रह जाएंगे, बाकी सब खाली होगा। लेकिन ऐसी टैप जो आहिस्ता आहिस्ता पानी भरा जाता है वो हमेशा ग्लास ऊपर तक भरता है। तो जैसे ही वो स्टूडेंट अभी मोस्टली, मतलब अभी स्टूडेंट ज्वाइन ही करते हैं, मैं अभी उनको ग्रुप्स में ऐड ही करती हूँ, बस वो कहते हैं अभी से सब कुछ नाजिल हो जाए और हमारे दिमाग में घुस जाए और हमें जल्दी से समझ आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि इंसान जो है ना वो बड़ा जल्दबाज है, ये हमारा नफ्स है। ठीक है, कि हमें जल्दी से आ जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से बेटा कोई काम भी नहीं होता। ठीक है, इंसान की जल्दबाजी जो है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है। बाज़ औक़ात नहीं, मैक्सिमम इंसान की जल्दबाजी की वजह से उसका नुकसान होता है कि इंसान बस इंतज़ार में होता है, अभी क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो इसको नसीहत की है, इसको समझ क्यों नहीं आ रही, उस्ताद कहता है मैंने अपने स्टूडेंट को समझा दिया, इसको जल्दी से आ क्यों नहीं रहा। तो ये इंसान की जल्दबाजी है बेटा। जल्दबाजी जो है ना वो शैतान का काम होता है, और हमेशा इसमें जो है ना नुकसान होता है। तो अचानक से कोई भी चीज़ नहीं आती होती, तो इसमें कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जी हम पैनिक हो जाएं और हम अचानक से जी हम कह रहे हैं ओहो मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है। जब आप स्टार्टिंग में कोई भी न्यू चीज़ आपको बताई जाती है ना, उसको बेटा थोड़ा सा 2-3 दिन लगाया गया है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता हजम होना शुरू हो। अचानक से कोई भी चीज़, अगर मैं आपको अचानक से फीका खाना दे दूं आपके सामने,
तो शुरू में आपका टेस्ट डेवलप नहीं होगा, 3-4 दिन लगेंगे आपका टेस्ट डेवलप होने में. सेम इज द केस विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, दैट इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट. बीए में अच्छे मार्क्स लेने के बाद या बीए प्राइवेट करने के बाद अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर भी हो जाएगा और वो क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ इस वजह से हो जाएगा, तो बेटा ये फिर आपकी खाम ख्याली और कुछ भी नहीं. एमए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से ही होगा जैसे बीए में आपने पढ़ा है और मेहनत की है, इसी तरीके से ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. दैट इज नॉट सिंपल इंग्लिश जिसके अंदर ईडियम्स होंगे या कोई पैराफ्रेजिंग होगी या आपको कुछ इस तरह. ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है. इसको जस्ट लाइक एन ऐसे लिखना है. ऐसे भी 25 नंबर का होगा. 25 नंबर में आपने 1000 वर्ड्स लिखने हैं, 1000 वर्ड्स लिखने हैं. उन 1000 वर्ड्स को पूरा करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ थीम्स होती हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना होता है. लिटरेचर इज बेसिकली जो है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है. अभी जरा देख लें कि व्हाट इज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. अब मैं मेन टॉपिक की तरफ जाती हूँ. ठीक है, स्पेशली बेटा ये जो न्यू कमर्स हैं थोड़ा सा हौसला रखें, सब कुछ आ जाएगा. लेकिन अगर आप एकदम से आपके हाथ पैर भूल जाएंगे फिर बिल्कुल कुछ नहीं आना. जहाँ भी आपके आने से पहले वाले स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, इंशाल्लाह आप भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा हर चीज को. ऐसा नहीं होता कि मैं आपको एक लेक्चर दूंगी और आपको समझ आ जाएगी. सिर्फ कल आप लोगों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन बगैर समझाए आपको होमवर्क देने का मकसद आपको 0 पे ही लाना था कि आपको इंग्लिश लिटरेचर नहीं आती. जब तक आप 0 पे नहीं आएंगे, ये जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ये खत्म नहीं होगा ना बेटा, आप कुछ नहीं सीख सकते. क्योंकि टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग. मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो क्लेम करके आते हैं हमें इंग्लिश लिटरेचर आती है, और जब वो आते हैं तो एकदम से अक्का बक्का हो जाते हैं, ये क्या चीज है, ये अब हम कैसे करें. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. आपको नथिंग पे लाने के लिए कल ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, और ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ कि अगर मैं कल ही आपको बता देती ना क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऐसे करने हैं, तो फिर ये वाला लेवल नहीं आना था कि जी हमें समझाएं आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को मैं कह रही थी बेटा थोड़ा सा वेट कर लें. अभी स्टूडेंट्स हैं जो पहले से परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐड करेंगे और वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन शेयर करेंगे, उनकी बेटा खोल के जरूर देखिएगा. क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता, डिफरेंट तरीके होते हैं. अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन स्टैंजा बाय स्टैंजा भी की जाती है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन बाय थीम्स भी की जाती है और लैंग्वेज भी की जाती है. अब ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि थीम्स क्या होती हैं, लैंग्वेज क्या होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. तो बेटा ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. जब आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है उसको गौर से समझा करें, उसको देखा करें कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं किस किस लफ्ज़ को क्या क्या कह रही हूँ, कि वो सिंबल है, वो टाइटल है. सबसे पहले क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स के अंदर या फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल एक शॉर्ट समरी बाज़ औक़ात लिख देते हैं. उसके बाद हम उसका टाइटल ऑफ द पोएम जो है उसको डिस्कस करते हैं कि पोएट जो है टाइटल ऑफ द पोएम के थ्रू क्या समझाना चाहता है. और ये कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इसी तरह तरीके से करेंगे तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया. उसके बाद हम सिंबल्स की बात करते हैं, फिर हम उसके फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं इसके अंदर सटायर है, आयरनी है, या फिर कोई इसके अंदर जो है कोई आइडिया है. अगर सिल्विया प्लाथ है तो उसकी सब्जेक्टिव पोइट्री है, उसकी कन्फेशनल पोइट्री है. क्योंकि मेन चीज़ जो कल थी वो उसकी सब्जेक्टिविटी ही थी पोएम के अंदर, कि वो अपने आप को रिलेट कर रही थी. उसकी फेमिनिज्म है, फेमिनिटी जो है वो उस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा थी. फिर पॉपीज इन अक्टूबर जो है वो बीइंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से भी उसने लिखी कि उसने एक फूल देखा और उसने ये सारा कुछ लिख दिया और उसके ऊपर लिख दिया, और किस तरीके से वो उसकी ब्यूटी को जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर क्रिएट करती है, और ये सारा कुछ उसने वहां पे दिखाया. अब देखते हैं यहाँ पे कि हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम. ठीक है, एक पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी कैसे जाती है. Critical appreciation of poem is defined as the critical reading of the poem, the meaning of its words, its rhyme, scheme, the speaker, figure of the speech, the reference to other works, intertextuality, the style of language, the general style, writing style of the poet, if mentioned, the genre, the context,
the tone of the speaker and such other element make up the critical reading of the appreciation. It does not mean criticizing the poem. इसका मतलब ये नहीं है कि आप poem को criticize कर रहे हैं, बल्कि उसके style के ऊपर, style of the poet, style of the poem, title of the poem, उसका genre और ये सारी चीजें आपने उसमें लिखनी होती हैं. फिर हमने उसका मीनिंग बयान करना होता है पोएम का. रीड द पोएम मोर देन वंस टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द स्पीकर इज ट्राइंग टू से. कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, उन मेन आइडियाज को हम अंडरलाइन करते हैं. Look up the meaning of difficult or unusual words in a thesaurus. The title of the poem is the key to the general meaning and summary of the thought presented. सबसे पहले वो जो टाइटल ऑफ द पोएम, जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पॉपीज इन अक्टूबर पढ़ा था. तो वो टाइटल ऑफ द पोएम जो था वो जनरल मीनिंग और समरी ऑफ द थॉट जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहा था कि जाहिर बात है पॉपीज इन अक्टूबर है, तो अक्टूबर के महीने में पॉपीज खिलती है, तो वो उसको उसके बारे में बयान किया जा रहा था. अ पोएम माइट बी अबाउट लॉस्ट लव, लूसी वर्ड्सवर्थ. ठीक है, कोई पोएम जो कि लॉस्ट लव के बारे में होगी. कल हमने फेमिनिज्म के ऊपर पोइट्री पढ़ी, हमने सब्जेक्टिव पोइट्री पढ़ी अबाउट द सिल्विया प्लाथ. हमने उसके अंदर कंट्रास्ट देखा बिटवीन मेल एंड द फीमेल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखी. उसने अपने कुछ फियर्स और जो ऐसी डिस्ट्रेसेस थी वो उसके अंदर शो की थी पोएम के अंदर. उसको एक खौफ था, एक डर था कि ये पॉपीज इन अक्टूबर जो आज रेड है, कभी ये जो है फ्रॉस्ट हो जाएंगे, कभी ये खत्म हो जाएंगे और उसके बाद डॉन ऑफ कॉर्नफ्लावर जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा. यानी कि मेल डोमिनेशन की वो बात करती है और फीमेल सुप्रेशन जो है वो उसने उस पोएम के अंदर बयान की हुई थी. ये उसकी थीम्स थी. फीमेल सुप्रेशन, मेल डोमिनेंस, फियर्स, डिस्ट्रेसेस, सैड टोन, happiness combination with the joy and happiness combination, compare and contrast of depressed mood. ठीक है, फिर उसका जो अनइवन मूड है वो उसके अंदर दिखाया जा रहा था कि एक लाइन में वो कुछ और कह रही है जो कि उसकी शैटर्ड स्टेट ऑफ माइंड को बयान करती है. ये सारी चीजें क्या थी, ये उस पोएम की जो है थीम्स थी और ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने बताना होता है स्टेप बाय स्टेप. इन थीम्स को लेके आप एक आउटलाइन बनाएं कि पोएम के अंदर क्या क्या थीम्स हैं. उस एक एक थीम के ऊपर आप एक एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आराम से जो है वो कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद उसकी राइमिक स्कीम आती है पोएम की. राइमिक स्कीम आपको पता है कि क्या होती है. राइमिक स्कीम यानी कि काफिया और रदीफ जिसको उर्दू में हम कहा करते थे. ठीक है, तो वो उसको हम राइमिक स्कीम कहते हैं. राइमिक वर्ड्स उसके कैसे हैं, उसकी राइमिंग स्कीम के अंदर क्या क्या बोला जा रहा है. तो राइमिंग स्कीम, फाइंड द राइमिंग स्कीम वर्ड. अब कल जो कुछ स्टूडेंट्स ने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी थी उसमें राइमिंग स्कीम नहीं लिखी हुई थी. सबसे अच्छी जो मुझे लगी थी वो जवेरिया की लगी थी मुझे. क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत ही सीक्वेंस वाइज उसने काफ़ी अच्छी लिखी हुई थी. टाइटल, देन सिंबल, फिर उसने फ्रेज को वहाँ पे बयान किया हुआ था और साइड बाय साइड उसने सारा उसने वन बाय वन एक एक थीम ली थी और उस एक एक थीम को उसने बयान किया हुआ था. तो these occur at the end of the line. Rhyming words might be present in the middle of the line. Mark the rhyme scheme. For example, if rhyming words occur at the end of each line alternatively in the poem of 4 lines, the rhyme scheme will be AB. In the poem Stooping by Woods on Snowing Evening by Robert Frost, the second stanza goes like this. अब यहाँ पे देखें, My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब यहाँ पे देखें queer, near and ear. अब यहाँ पे देखें ear का ear सेम साउंड आ रही है, राइमिक साउंड. लेक ये बी साउंड है क्योंकि ये इन दो से नहीं मिलती, तो इसका भी राइमिक स्कीम ए है, देन ए है क्योंकि ये दोनों सेम राइम कर रही हैं. बी है और ईयर को हमने देखना पीछे किसी लाइन से तो नहीं मिलती इसकी साउंड, तो इसकी जो राइमिक स्कीम है वो ए बी ए है क्योंकि ईयर है, ये गलत राइमिक स्कीम लिखी हुई है यहाँ पे. तो लेक के बाद ईयर है तो ए बी ए है इसकी राइमिक स्कीम. In several poems there is no rhyming scheme. Such a poem is called a blank verse. अगर तो हमारी पोएम की कोई राइमिक स्कीम नहीं है, जैसे कल वाली जो पोएम थी उसकी राइमिक स्कीम नहीं थी, तो वो क्या है, वो ब्लैंक वर्स थी. ठीक है, वो उसमें राइमिक स्कीम थी ही नहीं. तो स्पीकर
के बारे में फिर हम बताते हैं कि पर्सोना या स्पीकर, कल हमने ज्यादा पर्सोना की बात की क्योंकि वो आई करके बात करती है। तो स्पीकर, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द पोएम। इट कैन बी अ चाइल्ड एंड एल्डरली, अ शेफर्ड, अ सॉर्ड, अ स्टूडेंट। अब कल का जो स्पीकर था हमारा, वो जो थी एक खातून थी जिसके जो है जो कि फुल ऑफ ऑ थी अबाउट आफ्टर, जब वो देखती है पॉपीज इन अक्टूबर, वो जब देखती है उसकी खूबसूरती को देखती है तो वो एकदम एक एस्टोनिशिंग पोजीशन में चली जाती है और वो फिर वो पॉपीज इन अक्टूबर के बारे में लिखती है। लेकिन उसकी जो शिफ्ट ऑफ इमेजेस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। शुरू में तो वो बहुत एस्टाउंडिंग और एस्टोनिशिंग पोजीशन में होती है, लेकिन उसकी शिफ्टिंग ऑफ इमेजिनेशन इतनी फास्ट होती है कि अचानक से वो हैप्पीनेस से जो है सैडनेस और डिस्ट्रेस की पोजीशन में चली जाती है जब वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को देखती है और वो अपने आप को पॉपीज ही कंसीडर करती है और अपनी फेमिनिटी को वो जो है सुप्रेस्ड कंसीडर करती है बाय द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ इमेजेस जो कि अब जो हमारी जो अमेरिकन लिटरेचर है उसमें बहुत ज्यादा होती है। ये जो शिफ्टिंग ऑफ इमेजिनेशन, शिफ्टिंग ऑफ इमेजेस, शिफ्टिंग ऑफ व्यू पॉइंट, और वो एकदम से पल में तोला और पल में माशा वाली जो सिचुएशन है, ये बेटा आपको अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ज्यादा मिलेगी, स्पेशली सिल्विया प्लाथ की पोइट्री के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर सेटिंग ऑफ द पोएम, पोएम का किस जगह पे जो है वो अक्कर हुई है। अब वो अगर पॉपीज इन अक्टूबर में देखे तो वो जो है जाहिर बात है एक फील्ड है, वहां पे पॉपीज खिले हुए हैं और वहां पे ये पोएम जो है वो अक्कर हुई है। द एवरी पोएम हैज अ स्पेसिफिक सेटिंग, इट माइट बी अ शिप और मॉडर्न कंडोमिनियम। द setting is the background of the poem and contributes to its meaning. For example, the setting of pastoral is very likely to be a grazing ground for a flock of sheep. The setting of Iliad's preludes is a modern city with its people leading a mechanical life. The words also convey the same sense, and short, scarce fingers stuffing pies, and evening newspaper and eyes, assured of certain सर्टेनिटीज। कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं उसका सियाको सबाक क्या है, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है ये पोएम, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी पॉपीज इन अक्टूबर, बेसिकली वो इसी बैकग्राउंड में लिखी गई थी कि उसके जहन में कुछ फीवर एंड फ्रेड्स थे। उसके जहन में एक, जब वो एक पॉपीज के फील्ड में जाती है तो उसको बड़ी खुशी होती है और वो जो है उसकी आफ्टर सीइंग द साइट वो जो है वो पॉपीज इन अक्टूबर लिखना शुरू करती है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्या उसके चल रहा था कि उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो एक फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ जो है वो गुजारना चाहती थी, और दैट्स ऑल। और ये सारा उसका कॉन्टेक्स्ट था। फिर लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी व्हीकल ऑफ इट्स थॉट्स एंड आइडियाज। उस पोएम के अंदर कैसी लैंग्वेज यूज की गई। अब स्टडी द लैंग्वेज इन टर्म ऑफ यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। उसमें किस तरह के सिंबल्स यूज किए गए, इमेजेस कैसे थे, वर्ड्स कैसे थे, यूज ऑफ लॉन वर्ड्स और आर्काइक वर्ड्स। जैसे कल मैंने आपको कहा था कंपाउंड वर्ड्स उसने यूज किए हुए थे उसके अंदर, लेंथ ऑफ सेंटेंसेस, द रिदम, मीटर, इयम्बिक, trochaic or other, number of lines, etc. Note the introduction of new ideas and mark the place where it occurs. ठीक है, ये सारी चीजें। फिर intertextuality poem वो कैसी है उसकी। While writing the critical appreciation of the poem, we notice that another poem is alluded or looked back upon. This is called intertextuality of reference. ठीक है, हमें कुछ और भी पोएम, जैसे कल हमने इसकी पोएम को वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स के साथ कंपेयर किया था। ये आपने करना होता है, इंटरटेक्सचुअलिटी करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल चॉसर्स कैंटरबरी टेल allude to Boccaccio's Decameron in its structure of people narrating stories during the journey। अब हम देखें, कल हम जब पोएम पढ़ रहे थे उसमें हमने डैफोडिल्स का जिक्र किया था, वर्ड्सवर्थ की। हमेशा बेटा जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं तो जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं एक पोएम का किसी और पोएम के साथ, अब वो उसी पोएट की अपनी पोएम भी हो सकती है, उसी पोएट के रेफरेंस से किसी दूसरे, मतलब उसी पोएम को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और पोएट के साथ भी, किसी और पोएट की पोएम के साथ।
कल हमने पॉपीज इन अक्टूबर को कंपेयर किया था डैफोडिल्स के साथ, जो कि वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई थी। फिर मैंने आपको बताया वर्ड्सवर्थ किस तरह का पोएट था, वो पोएट ऑफ नेचर था। वो नेचर के अंदर जो है गॉड को ढूंढता था, उसको खुदा की खुदाई नजर आती थी, उसे अल्लाह ताला का जो है वो क्रिएशन नजर आती थी, अल्लाह ताला की खूबसूरत क्रिएशन नजर आती थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिल्विया प्लाथ जब पॉपीज इन अक्टूबर देखती है, उसको भी कुछ खूबसूरती तो नजर आई, लेकिन वो हमेशा उसको कंपेयर किसके साथ करती है, अपनी फेमिनिटी के साथ, अपने आप के साथ वो हर चीज को रिलेट कर देती थी। इस वजह से उसकी पोइट्री को हाईली कन्फेशनल पोइट्री कहा गया, उसको उसकी पोइट्री को हाईली सब्जेक्टिव पोइट्री कहा गया। कल की पोइट्री के अंदर जो मेन पॉइंट था वो सब्जेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी भी था। ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है, जो हम बीइंग एन ऑब्जर्वर किसी पोइट्री को देखते हैं, बीइंग एन ऑब्जर्वर कोई व्यू पॉइंट अपना बयान करते हैं, तो उसने बीइंग एन ऑब्जर्वर तो एक फूल को देखा, उसने उसके बारे में लिखा, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्टिविटी क्या थी कि वो अपने इनर फीलिंग्स को, अपने कन्फ्लिक्टेड माइंड को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर देती है। तो वो कंपेयर कर रही थी एक्चुअली उन पॉपीज इन अक्टूबर को, एक नेचर को, ना सिर्फ एज अ नेचर उसको ले रही थी, बल्कि उसको अपनी फेमिनिटी के साथ भी कंपेयर कर रही थी। योनरा, योनरा क्या होता है, इसको जेनर लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते योनरा है। योनरा रफ मींस द कैटेगरी ऑफ द पोएम। पोएम लिरिकल है, सैड टोन में है, वो किस योनरा से ताल्लुक रखती है। ईच योनरा हैज सेट रूल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अ वेरी वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम एपिक है, मॉक एपिक है, लिरिकल पोइट्री है, एल्गाइक पोइट्री है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी पोइट्री है जिसको लाइक कोई मतलब जिसे हम कहते हैं कि ये किसी ग्रेजिंग फील्ड के बारे में लिखी हुई है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह की पोइट्री जो है वो लिखती है। तो उसमें हम योनरा ऑफ द पोइट भी जो है वो बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोइम रनिंग इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ लाइन, अच्छा, dealing with divine figures or demigods or great generals of the past and describing a terrible war or an incredible journey in which the fate of humanity rest can be termed as epic। ठीक है, योनरा यानी कि एपिक है, या फॉर एग्जाम्पल द लाइड होमर पैराडाइज लॉस्ट सच एज पोएम, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। या फिर कोई शॉर्ट पोएम है जो कि 14 लाइन्स एक्सप्रेसिंग इंटीमेट इमोशंस इन अ सोनेट, ये हम ऑलरेडी पोइट्री जो है हमारी जब कंप्लीट हुई थी, हमने उसमें एपिक भी डिस्कस कर लिया था, और हमने सोनेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि 14 लाइन पोएम्स हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट मी नॉट टू मैरिज एंड दिस एंड दैट। फिर 8 स्टेप्स टू स्टेप राइटिंग एंड इफेक्टिव क्रिटिकल एप्रिसिएशन है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये टाइटल स्टेप 2 है कि किस तरीके से एवेलुएट किया जाता है मीनिंग्स को, फिर टाइटल को डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी राइमिक स्कीम को बताया जाता है। कॉनोटेशंस, कॉनोटेशंस कहते हैं सिंबलिज्म, क्या क्या चीजें सिंबलाइज कर रही है, ये सारी चीजें। फिर मोमेंट्स, कौन सी मूवमेंट थी, 19th सेंचुरी पोइट्री थी, 20th सेंचुरी पोइट्री थी, मॉडर्न पोइट्री थी, मॉडर्न पोइट्री के क्या एस्पेक्ट्स थे जो कि इस पोइट्री के अंदर देखे गए हैं, इस पोएम के अंदर देखे गए हैं, ये सारी चीजें हमारी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आ जाती हैं। तो बेटा क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है बेसिकली वो हमने खुद अपने अल्फाज में करनी होती है कि हमें इस पोएम से क्या समझ आई है। और आप लोगों की सेल्फ राइटिंग करवाने का मकसद ही ये है कि इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट द रट्टा सिस्टम कि मैं आपको नोट्स दूंगी और आप उसमें से कॉपी पेस्ट करेंगे पेपर में जाके और आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप जरा हमारी एकेडमी का रिजल्ट उठा के देखें। कल मुझे एक फोन आया एक स्टूडेंट का, एंड शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ सम कॉलेज, और उसने मुझे बताया कि मैम हमारे जितने भी उस्ताद हैं वो पीएचडी हैं, एमफिल हैं, उन सारों ने हमें कहा है एमए इंग्लिश लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी वाले तो फेल कर देते हैं, सिर्फ उनको पास करते हैं जो कि उनके करीबी करीबी होते हैं। तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि इतने पढ़े लिखे टीचर्स भी स्टूडेंट को इतना डीमोटिवेट करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों की कोई ना तो मैं रिश्तेदार लगती हूँ ना मेरे स्टूडेंट्स रिश्तेदार लगते हैं, आप जाके जरा हमारी एकेडमी के रिजल्ट्स उठा के देखें, आपको अंदाजा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरे स्टूडेंट्स जो है हर साल टॉप 10 में आए हुए होते हैं।
और लास्ट ईयर हमारी जो स्टूडेंट है पार्ट 1 की, वो 298 स्कोर करके वो टॉपर बनी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो ना तो मेरा कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई रिश्तेदार रहता है, ना मेरे स्टूडेंट्स का रहता है। और फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, मैंने घर में रह के विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी गाइडेंस, एमए इंग्लिश लिटरेचर विदाउट एनी सप्ली क्लियर किया और सेकंड डेफ के साथ किया। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो मैं तो फेल हो जाती। तो एक्चुअली अपने आप को बेटा मोटिवेट हमने खुद रखना होता है। जब मैं भी एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी तो मुझे याद है कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे ये कहा हो कि आप एमए इंग्लिश लिटरेचर क्लियर कर जाएंगे। जिससे पूछो वो एक ही बात करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले तो पास ही नहीं करते, नहीं 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 नहीं, आप तो एमए इंग्लिश लिटरेचर कर ही नहीं सकते। और मुझे हर उस चीज में काम करने में मजा आता जो मुश्किल होती है। आसान आसान काम तो सारे कर लेते हैं। हालांकि मैं मैथ स्टूडेंट थी, मैं साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे जब किसी ने ये कह दिया ना, नहीं एमए इंग्लिश लिटरेचर करके दिखाओ पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर आपको मानेंगे। मैंने अपने आप को मनवाने के लिए नहीं कोई एमए इंग्लिश लिटरेचर किया था, लेकिन वन थिंग आई वांट टू सी कि उसके अंदर जाके मैं देखना चाहती थी कि इसके अंदर कौन सी ऐसी मुश्किल चीज है जो इंसान नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाह ताला ने मदद की और सब कुछ हो गया। और विदाउट एनी गाइडेंस हुआ, विदाउट एनी गाइडेंस, कोई गाइड करने वाला नहीं। यहाँ तक के मार्केट में जाके किताबों की सिलेक्शन भी मैंने खुद की थी। आपको तो फिर मैं बुक लिस्ट उठा के दे देती हूँ कि बेटा ये बुक लिस्ट है, ये आप कर लें, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। मुझे किताबों की लिस्ट देने वाला भी कोई नहीं था। मैं खुद मार्केट गई थी, मैंने खुद मार्क किया था, अच्छा मैं अगर ऐसे 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 कर लूँ, पास पेपर उठाए थे, उसमें से मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने बुक्स कौन सी करनी है, कौन सी इजी क्वेश्चन है, कौन से मैं कर सकती हूँ, क्या कर लूंगी तो मेरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से करके सबसे पहले मैंने पास पेपर उठाए थे और फिर मैंने बुक्स मार्क की थी। तो बेटा कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिंदगी में जो इंसान नहीं कर सकता। थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके बाद सब आसानी हो जाती है। और इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। शुरू में जब हम आते हैं तो चीज मुश्किल लगती है, लेकिन मुश्किल लग रही होती है, मुश्किल होती नहीं है। ठीक है, तो हर चीज के बाद आसानी होती है। अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं।